Student, let's continue our second chapter of business studies जिसमें हम देख रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स देखे थे, उनका नेचर देखा था, फिर कुछ इम्पॉर्टेंस हमने देखे थे। नाउ हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स। देखिए, और फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि पूरे देना चाहिए और उस हर टास्क को करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो उस काम को परफॉर्म कर सके। वो हर टास्क एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट को असाइन करने चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारा गोल है टू इंक्रीज सेल और टू इंक्रीज सेल इंक्रीज करने का हमारा गोल है बाय 10%। तो इट्स अ बिग थिंग। सबको हमारा गोल एक ही है, लेकिन इसमें कई छोटे छोटे टास्क हैं। किसी को एडवर्टाइजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, कहीं पे हमको प्रोडक्शन की टेक्निक्स चेंज करनी होगी। तो इस पूरे बड़े टास्क को हम छोटे छोटे अलग अलग टास्क में बांट देंगे और उन टास्क को अलग अलग स्पेशलिस्ट को असाइन करेंगे। ऐसा हमारा पहला प्रिंसिपल कहता है डिवीजन ऑफ वर्क, कि मैनेजर को वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए अलग अलग छोटे छोटे टास्क में। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये प्रिंसिपल कहता है कि हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। मतलब ये कि सपोज ऑफ हमने किसी एम्प्लॉय को कुछ काम की जिम्मेदारी दी है, हमने उसे कहा है कि कुछ ऑनलाइन डाटाज हैं जो हमको कलेक्ट करके वो ला के दे, ये हमने उसे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल में उसे हमें अथॉरिटी भी देनी होगी। अथॉरिटी क्या देनी होगी कि वो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, वो चाहे तो इंटरनेट यूज़ कर सकता है, ये हुई अथॉरिटी। अगर हम उसे अथॉरिटी नहीं देंगे तो वो अपना काम टाइम पे कैसे ख़त्म करेगा। एंड सपोज कि हमने उसको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दी, हमने उसे कह दिया कि कंप्यूटर भी यूज़ कर लो, नेट भी यूज़ कर लो और चाहो तो कहीं सर्वे पे भी चले जाओ। बहुत ज़्यादा अगर अथॉरिटी दे दी तो वो अपना काम अच्छे से कंप्लीट नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि इन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसके इक्वल हमें उसको अथॉरिटी भी देनी होगी, तभी वो एम्प्लॉय अच्छे से एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हमारे लिए हमारा जो काम हमने दिया है वो कंप्लीट करेगा। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये था हमारा सेकेंड प्रिंसिपल। नाउ कम टू थर्ड वन, इट इज़ डिसिप्लिन। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब चुप रहना नहीं है।
डिसिप्लिन refers to obedience to rules and regulations of the organization. हर एम्प्लॉय को ओबीडियंट रहना होगा रूल्स और रेगुलेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए हैं उसके ऊपर उसको रहना होगा. लाइक ही मस्ट बी ओबीडियंस टू रूल्स. जैसे इफ अ मैनेजर हैज एग्रीड टू गिव इंक्रीमेंट इन सैलरी टू एम्प्लॉय इन ल्यू ऑफ ओवर टाइम. अगर मैनेजर ने ऐसा कहा है कि सैलरी पे इंक्रीमेंट मिलेगा, कब मिलेगा? जब वो ओवर टाइम काम करेंगे. तो एम्प्लॉय जो हैं दे मस्ट बी डिसिप्लिन टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड मैनेजर मस्ट ऑल्सो बी डिसिप्लिन टू मीट द प्रॉमिस ऑफ इंक्रीमेंट. अगर मैनेजर ने कोई प्रॉमिस किया है कि भाई आप ऐसे काम करेंगे तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो एम्प्लॉय को उसी तरीके से काम करना है. और अगर एम्प्लॉय ने उस तरीके से काम किया है तो मैनेजर को उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट देना है. जो भी रूल्स हैं वो पूरी तरह से ओबीडियंटली फॉलो होने चाहिए. डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर ऑल एंटरप्राइजेज एंड फॉर ऑल द लेवल. हर एंटरप्राइजेज में आपको डिसिप्लिन फॉलो करना ही है. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल. इट इज यूनिटी ऑफ कमांड. देखिए यूनिटी ऑफ कमांड कहने का मतलब है कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जितने भी जूनियर लेवल्स हैं, उनको कोई एक सुपीरियर ही कमांड दे. मतलब देयर शुड बी ओनली वन बॉस. कोई एक बॉस हो जो उनको कमांड दे. अलग अलग बॉस नहीं हो कि मान लो ऐसा है कि भाई एक एम्प्लॉय है और उसको 4 अलग अलग बॉस कमांड दे रहे, तो वो इसका भी कमांड ले रहा है, उसका भी कमांड ले रहा है, उसका भी, और वो कंफ्यूज हो रहा है कि पहले किसकी कमांड को फॉलो करे. ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर मस्ट बी यूनिटी. एक ही इंसान कमांड दे ताकि एम्प्लॉय उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखते हुए फॉलो करे. According to these principles, each subordinate receive order and be accountable to one and only one superior. One and only one superior. कोई एक अकेला superior या एक अकेला उसका जो बॉस है उसे वही कमांड दे. अलग अलग superiors उसको कमांड नहीं दे जिससे कि वो कंफ्यूज हो जाए और इस चक्कर में वो किसी भी बॉस का काम कंप्लीट नहीं कर पाए टाइम पे. इसलिए कहते हैं कि देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन सुपीरियर जो उनको कमांड दे. यूनिटी ऑफ कमांड वहाँ फॉलो होना चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. देखिए यूनिटी ऑफ कमांड तो ये था कि सिंगल बॉस हो, सिंगल बॉस से एम्प्लॉय कमांड ले. नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कि जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हों या एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अलग अलग टास्क हों वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर वर्क करे. एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो. ऐसा नहीं हो कि कोई कोई और काम कर रहा है, कोई कोई और काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो. इसका एक पहले डेफिनेशन देखते हैं. इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स. सेम ऑब्जेक्टिव के लिए एक ही हेड हो और वन प्लान हो. ऐसा कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एग्जाम्पल लेते हैं कि कंपनी है वो मोटरसाइकिल भी मैन्युफैक्चर करती है और कार भी मैन्युफैक्चर करती है. अगर वो दोनों मैन्युफैक्चर कर रही है तो दोनों के लिए एक सेपरेट डिवीज़न होना चाहिए और हर डिवीज़न का एक अपना इंचार्ज, एक अपना एक प्लान और अपने रिसोर्सेज होने चाहिए. क्योंकि एक बिल्कुल यूनिटी होनी चाहिए कि हमको इसी डायरेक्शन में काम करना है, हमारा यही गोल है और हमें इसी ही डायरेक्शन में काम करना है. एक यूनिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब अपनी मर्जी से अलग अलग काम कर रहे हैं. Now come to the next, subordination of individual interest to general interest. देखिए ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर को सबके इंटरेस्ट को इस तरीके से सबऑर्डिनेट करना है कि वो एक जनरल इंटरेस्ट पे काम करे, यानी कि कंपनी के गोल पे काम करे. वो अपने इंडिविजुअल गोल छोड़ के और सारे एम्प्लॉय एक कंपनी के गोल पे काम करें. इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ अ इंडिविजुअल एम्प्लॉय. एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग ना काम करके एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के इंटरेस्ट पे सब मिल के काम करें, ऐसा मैनेजर को करना चाहिए. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट.
जैसे कैसे वो करेगा, तो ही शुड नॉट मिस यूज हिज पावर, उसको अपनी पावर मिस यूज नहीं करनी है खुद के बेनिफिट के लिए, ठीक है। जैसे समझिए कि एक मैनेजर का ऑब्जेक्टिव तो क्या है, अर्न मोर सैलरी, और कंपनी एक फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही है और उसको एक्सपेंसेस कट डाउन करने, तो मैनेजर को अपनी सैलरी कट डाउन करनी ही है। हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें तो हमारी सैलरी चाहिए चाहे कंपनी लॉस में जा रही, नो, खुद के इंटरेस्ट है पहले, हमको कंपनी का इंटरेस्ट रखना है और अल्टीमेटली वो हमारे इंटरेस्ट के फेवर में ही होगा। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो अल्टीमेटली हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो देयर मस्ट बी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन कहने का मतलब है सैलरी या वेजेस। ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो पे एम्प्लॉय को जो भी वेजेस या सैलरी दी जाए वो बिल्कुल फेयर हो, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी जो भी आर्ट है, उनकी कैपेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी बिल्कुल फेयर सैलरी देनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, न तो, और वो दोनों के लिए फेयर हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर हो और एम्प्लॉय के लिए भी फेयर हो। बिल्कुल फेयर रेम्यूनरेशन हमको एम्प्लॉय को देना है, तभी वो बिल्कुल ओबीडियंट होके हमारे लिए काम करेंगे और बिल्कुल मोटिवेट होके हमारे लिए काम करेंगे। तो देयर शुड बी फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखिए, हमने 7 प्रिंसिपल्स अभी डिस्कस किए, एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड वन इज डिसिप्लिन, फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड, fifth is unity of direction, sixth is subordination of individual interest to general interest, and the next is remuneration of employee. Okay, that's all for now. हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए जो 7 प्रिंसिपल्स है वो डिस्कस करेंगे।